वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूटी के लिए फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर नंबर 1 था, भारत में स्वास्थ्य नीतियां और कार्यक्रम, और उसके अंदर हम विशेष जो हमारी जो बीमारियां होती है उनके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आज का जो ये चैप्टर है वो आप सभी के लिए, जितने भी बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन को अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ऐड किया है, उन बच्चों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि सारे जो टॉपिक्स है, देखो इस बार क्या हुआ है, सीयूटी में जो नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, कुछ टॉपिक्स जो है आपकी क्लास 12th के ही है, लेकिन कुछ नए टॉपिक्स है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप सीयूटी का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और एंड तक जरूर बने रहेंगे। देखो सबसे पहले हम इसमें क्या बात करेंगे, हम इसमें कुछ जैसे कि आप सभी को पता है, टॉपिक में हमारा दिया गया था कि भारत में जो स्वास्थ्य नीतियां होती हैं, ठीक है, और कार्यक्रम होते हैं, उससे संबंधित चीजों के बारे में डिस्कस करना है। साथ ही साथ कुछ बीमारियां जो होती है, ठीक है, ऐसी बीमारियां जो संक्रामक भी हम कह सकते हैं, जो अनुवांशिकी भी होती है, उन सारी चीजों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और हमें उसको किस तरीके से आंसर करना है, नए टॉपिक के अकॉर्डिंगली हमें कैसे अपनी तैयारी को बेटर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं संचारी रोग के बारे में। ठीक है, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे संचारी रोग के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन को आप लोग जान लेना। और संक्रामक रोग के अंदर कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो आते हैं और जिनसे एग्जामिनर हमसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि देखो, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, यहाँ पे आप देखोगे डेफिनेशन में क्या मतलब कि ये एक ऐसे रोग होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी के कारण होते हैं। ठीक है, मतलब कि बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हम कह सकते हैं, वायरस से होने वाले रोग हम इसको कह सकते हैं, साथ ही साथ और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को अगर ये किसी इस प्रकार का रोग है तो वो दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा संक्रामक रोग के अंदर आता है। ठीक है, इस डेफिनेशन से तो एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन किससे पूछेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमें जो डिस्कस करना है वो है आज का हमारा टाइफाइड। ठीक है, तो टाइफाइड जो है वो हमारा संक्रामक रोग का एक पार्ट है। ठीक है, आंत ज्वर जिसको कहते हैं। तो इसमें से कैसे प्रश्न आ सकते हैं, देखो अब यहां से आपको थोड़ा सा फोकस करके वीडियो को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। हो सकता है एग्जामिनर हमसे कारण की बात कर ले कि कारण क्या है, टाइफाइड का कारण क्या होता है, किस कारण से टाइफाइड जो रोग होता है वो होता है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको बताना है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, क्या कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, जो हमारा बैक्टीरिया टाइफाइड होता है लोगों के अंदर, वो इस बैक्टीरिया के कारण होता है। साथ ही साथ संक्रमण की बात करें, दूसरा पॉइंट क्या है, संक्रमण की। तो टाइफाइड का जो संक्रमण है वो कैसे होता है, किस तरीके से लोग संक्रमित होते हैं इस रोग से, तो दूषित भोजन और पानी से। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि संक्रमण, ये जो रोग कैसे फैलता है, तो दूषित पानी और भोजन की सहायता से। तो सेकंड पॉइंट में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तीसरा क्या है आपका लक्षण, इस रोग के लक्षण क्या है, अगर आपको ये रोग हो चुका है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको टाइफाइड है। ठीक है, तो लक्षण की जब हम बात करेंगे, जब आपके शरीर में तेज बुखार जैसी कोई भी मूवमेंट होती है, या फिर कमजोरी, या फिर पेट दर्द, तो आप समझ जाना कि आप टाइफाइड से ग्रसित हैं। ठीक है, इसकी उष्मायन अवधि कितनी होती है, तो उष्मायन अवधि आपको ध्यान में रखना है। हर एक बीमारी में आपको उसकी अवधि के बारे में ध्यान रखना है। तो 6 से लेकर 30 दिन इसकी क्या होती है, उष्मायन अवधि होती है। ठीक है, तो इतना भी हम लोगों ने टाइफाइड के बारे में डिस्कस किया। पहला मामला कब आया था, यहां से जो प्रश्न है वो हमारा सीयूटी एग्जाम में आ सकता है। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो कि टाइफाइड का पहला मामला कब सामने आया था। तो 430 ईसा पूर्व के दौरान ये पहचाना गया था। ठीक है, तो टाइफाइड का पहला मामला कब सामने आया था, एग्जाम में पूछ सकता है, आपको बताना है 430 ईसा पूर्व। ठीक है, पहचाना गया था। हम इसको रोक कैसे सकते हैं, ठीक है, मतलब कि इसका रोकथाम। ठीक है, रोकथाम हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको बताना है टीकाकरण करके या फिर सुरक्षित पानी पीकर। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इधर आप इमेज में देखोगे, यहाँ पे देखो, मतलब कि छोटे बच्चे, खासकर छोटे बच्चों में फैलता है क्योंकि वो खेलते हैं और गंदे हाथों से गंदा पानी पी लेते हैं। ठीक है, और बहुत पुराना मतलब जमा हुआ पानी पी लेते हैं, बहुत दिनों का रखा हुआ पानी पी लेते हैं खेल के दौरान में। ठीक है, तो उनको ये रोग जो है वो इजीली हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें टाइफाइड के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। आप मूव ऑन करते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है हमारा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है, इन्फ्लुएंजा। अब देखो इन्फ्लुएंजा में क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें फिर से
कारण की बात करेंगे, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है ये, ठीक है, मतलब ये रोग कैसे फैलता है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, याद रखना है आपको। संक्रमण, इसका संक्रमण कैसे होता है, लोग कैसे संक्रमित होते हैं इससे, तो हवा में मौजूद बूंदे संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आना, मतलब सपोज करो कि कोरोना भी एक ऐसी बीमारी थी, हम लोगों के संपर्क में जाते थे, है ना, और हमें भी वो बीमारी हो जाती थी। तो इन्फ्लुएंजा भी एक तरीके की ऐसी बीमारी है जो आप किसी रोगी व्यक्ति के, जिसको ऑलरेडी वो संक्रमित है और आप उससे मिल रहे हो, तो आपको भी ज्यादा चांसेस है इन्फ्लुएंजा बीमारी होने के, फ्लू होने के, ठीक है। इसके लक्षण क्या क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम संक्रमित हो चुके हैं, ठीक है, तो सेम चीज इसमें आपको बुखार, अगर आपको बॉडी में बुखार फील होता है तो आप इन्फ्लुएंजा से ग्रसित है। साथ ही साथ आपको खांसी हो सकती है, ठीक है, शरीर में दर्द, गले में खराश, तो ये सारी चीजें जो है मुझे भी हो रही है देखो, लेकिन मैं अभी इससे ग्रसित नहीं हूँ, ठीक है। तो बुखार, खांसी, शरीर में दर्द, गले में खराश, ये इसके लक्षण है। अगर आपको बॉडी में ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क करिए, ठीक है। चलिए अगला है हमारा उष्मायन अवधि। उष्मायन अवधि में क्या होता है, तो इसकी 1 से 4 दिन की औसतन अवधि होती है और मैक्सिमम 2 डेज होता है, ठीक है। पहला मामला, हर एक क्वेश्चन से पहला मामला निकलकर सामने आता है कि पहला मामला इन्फ्लुएंजा फ्लू का कहां देखा गया था, मतलब कब देखा गया था, तो आपको बताना है कि पहला दर्ज फ्लू महामारी 1580 में, ठीक है, 1580 में दर्ज की गई थी। साथ ही साथ स्पेनिश फ्लू महामारी 1980 में फैली थी, एक स्पेनिश हो गई, ठीक है, स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश फ्लू महामारी कब फैली थी, 1980 में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। हम इसको रोक कैसे सकते हैं, ठीक है, तो रोकने के लिए आपको क्या करना है, वार्षिक फ्लू वैक्सीन आता है, उसको आपको लेना है। हाथों की स्वच्छता, ठीक है, हाथों की स्वच्छता आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट आते हैं, तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, प्रमुख बीमारियों में। हम लोग प्रमुख बीमारियों की बात कर रहे हैं और प्रमुख बीमारियों में तीसरा पॉइंट निकलता है मलेरिया का, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या निकलता है, मलेरिया का, जो कि अभी के टाइम में अब स्टार्ट हो जाएगा आना, ठीक है। ये आप देखोगे सबसे डेंजरस तो हमारा यही है ना, इसी के कारण हमें मलेरिया होता है। कारण क्या है इसके, तो कारण की बात करते हैं सबसे पहले कारण में। तो एक बार कारण को हम लोग जान लेते हैं, कारण क्या है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी, ठीक है ना, एनाफिलीज मच्छरों द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। संक्रमण, कैसे लोग संक्रमित हो सकते हैं इससे, तो मच्छर के काटने से हो सकते हैं। प्लस इसके लक्षण क्या क्या है, ठीक है, हम कैसे जान सकते हैं कि हमें मलेरिया हो चुका है, तो लक्षण की बात जब हम करेंगे तो आपको बॉडी में हल्का सा बुखार फील होगा, ठंड लगेगी आपको, पसीना आना, ठीक है ना, मतली, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें लक्षण किस किस के हैं, ये मलेरिया के लक्षण हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी अवधि कितनी होती है, तो 7 से लेकर 30 दिन की इसकी उष्मायन अवधि होती है, ठीक है। परजीवी परजीवी प्रजाति के अनुसार ये भिन्न होती है, मतलब जो डेट्स है ना, ये मच्छरों की जो प्रजाति होती है उस प्रजाति के अनुसार ये अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम बात करें 7 से 30 दिन किसके लिए, एनाफिलीज मच्छरों के द्वारा जो होती है, ठीक है। चलिए पहला मामला कब देखा गया था, यहां से तो प्रश्न आने ही वाला है कि पहला मामला कहां और कब देखा गया था। तो पहला मामला आप बताओगे कि मलेरिया का वर्णन 2700 ईसा तक जाता है, जो चीन में, ठीक है, चीन में, मतलब 2700 ईसा पूर्व में ये पहला मामला, पहला केस मलेरिया का देखा गया था। इतना क्लियर है सभी को। अब बात करते हैं हम इसको रोक कैसे सकते हैं, है ना, हम रोकेंगे कैसे, तो हम सोते वक्त क्या करेंगे, मच्छरदानी का यूज करेंगे, है ना, हम मच्छरदानी का यूज करेंगे, साथ ही साथ कीट भगाने वाली दवा का यूज करेंगे, एंटी मलेरिया की दवाओं का यूज करेंगे, इन सारी चीजों का हम यूज करेंगे तो हम इसको इजीली रोक सकते हैं। आप लोग घर में ऑल आउट जला सकते हो, ठीक है, और मच्छर भगाने वाली एक अगरबत्ती होती है, आप उसको भी जला सकते हो। बहुत सारी चीजें अभी मार्केट में मौजूद है, उनको यूज करो और इसको भगाओ यहाँ से, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, मलेरिया डिस्कस हो चुका है, अगला है हमारा डेंगू, ठीक है। डेंगू, तो डेंगू का कारण क्या है, किस कारण से डेंगू होता है, पहले हम ये बात करेंगे, ठीक है। तो डेंगू के लिए कारण क्या है, तो डेंगू वायरस एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है, ठीक है, एडीज मच्छरों द्वारा डेंगू फैलता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो डेंगू होता है, डेंगू किस मच्छर के द्वारा फैलता है, तो एडीज, ठीक है ना, मादा एडीज के द्वारा फैलता है। संक्रमण, किस तरीके का संक्रमण, तो मच्छर के काटने से होता है भाई, ठीक है, मच्छर काटेगा उससे हमें ये डेंगू होने के चांसेस है। लक्षण, हमें कैसे पता चलेगा कि हम डेंगू के मरीज बन चुके हैं, तो अगर आपको बॉडी में तेज बुखार, गंभीर सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, त्वचा में, तो ये सारी चीजें किसके हैं, ये सारी चीजें लक्षण है, ठीक है, ये सारी चीजें लक्षण किस किसके हैं, तो डेंगू के हैं। उष्मायन अवधि 4 से लेकर 10 दिन तक ये रहता है। साथ ही साथ परजीवी प्रजाति के अनुसार भिन्न होती रहती है, तो अलग अलग मच्छरों की प्रजाति होती है, जैसे हमारे
इंडिया में क्या होते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, तो उन्हीं में इनकी भी अलग अलग कास्ट होती है, ठीक है, प्रजाति इनकी भी अलग अलग होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहला मामला कब देखा गया था, तो ये पहली मान्यता प्राप्त महामारी 18वीं शताब्दी में एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में हुई थी, ठीक है। तो पहला मामला, ये आपको डेट याद रखनी है कि डेंगू का पहला मामला 18वीं शताब्दी में एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में हुआ था, ठीक है। रोकथाम, हम कैसे इसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो मच्छर नियंत्रण, स्थिर पानी से मतलब, ठीक है। तो आप लोग पानी इकट्ठा कर लेते हो कूलर वगैरह में, तो उसको नियमित साफ करके रखो, ठीक है। तो जहां पे ज्यादा पानी होगा वहीं पे मच्छर, ये डेंगू मच्छर के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्लियर है सभी को? आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा HIV संक्रमण यानी कि एड्स, ठीक है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, एड्स का, HIV का, तो इसका कारण सबसे पहले क्या हो जाएगा कि मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस के कारण ये फैलता है, ह्यूमन इन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, HIV एड्स, ठीक है। संक्रमण, कैसे लोग संक्रमित होते हैं इस वायरस से, इस एड्स से कैसे लोग संक्रमित होते हैं, तो असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा होता है, रक्त आदान के द्वारा, साथ ही साथ मां से बच्चे में संचरण, ठीक है। अगर ऑलरेडी कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसको ये HIV है, तो उसके बच्चे में भी ज्यादा चांसेस है कि उसको भी HIV हो जाए, उसको भी एड्स की बीमारी हो जाए। तो 3 तरीकों से इसे संक्रमित हो सकते हैं, 3 तरीके से लोग संक्रमित हो सकते हैं। पहला कि असुरक्षित यौन संबंध, गलत तरीके से जो यौन संबंध कराए मतलब होता है, उसके द्वारा हो सकते हैं ये। लक्षण कैसे क्या, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम HIV या एड्स से संक्रमित है, तो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है, वजन घटना, बार बार संक्रमण, ठीक है, अगर आपके वेट में कमी आना, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके लक्षण को दर्शाते हैं। उष्मायन अवधि की बात करते हैं, तो परिवर्तनशील होता है ये, ठीक है, सप्ताह से वर्ष, ठीक है, एड्स 8 से 10 वर्षों में विकसित होता है यदि उपचार न किया जाए तो। अगर आपको पता है कि आप एड्स या HIV से संक्रमित है, और अगर आपने उसके खिलाफ कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया, आप उसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो ये फैलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पहला मामला, तो HIV का पहला मामला, पहला केस कब हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1981 में पहली बार आधिकारिक तौर पर इसको मान्यता प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो ये आपको पहला मामले में ध्यान रखना है, कब, तो 1981 में, HIV एड्स का कब, 1981 में। कैसे हम इसको रोक सकते हैं, हमें रोकने के लिए क्या क्या तरीके यूज करने चाहिए, तो सुरक्षित यौन संबंध आपको करना है, पहला पॉइंट क्या, आपको सुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाने हैं, साथ ही साथ साफ सुइयां, एंटीवायरल थेरेपी, ART, ठीक है, एंटीवायरल थेरेपी का यूज करना है। अगर आपको उसको दूर करना है तो आप इस थेरेपी का, ART थेरेपी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है, अब हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में। पहले हमने कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि ऐसे डिसीज जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उसको हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है गैर संचारी रोग, ठीक है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ऐसे डिसीज जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, बल्कि उसको वो अनुवांशिक तौर पर हो सकते हैं। तो ये डिसीज थे हमारे। अब हम एनसीडी की बात करेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की बात करेंगे, तो डेफिनेशन क्या कहता है कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते और प्राय अनुवांशिक जीवन शैली या पर्यावरणीय कारकों के कारण विकसित होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल के इश्यूज के कारण हो सकता है, ठीक है, अनुवांशिकी के कारण जन्म से हो सकता है, ये सारे, इन सबको हम क्या कहते हैं, हम इन सबको एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि गैर संचारी रोग कहते हैं। इधर आप इमेज देखोगे, इधर आप इमेज देखो तो यहाँ पे दिया गया है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है हमारा, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ठीक है, साथ ही साथ कैंसर, ठीक है ना, और यहाँ पे देखो रेस्पिरेटरी डिसीज हो गया, क्रॉनिक डायबिटीज, ठीक है, ये सारी बीमारियां इसके अंदर काउंट की जाती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर रखे जाते हैं। अच्छा, आपको ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि मधुमेह कौन सा संक्रामक कौन सा रोग है, संक्रामक है या फिर गैर संक्रामक रोग है, ठीक है। तो मधुमेह कौन सा रोग है, तो एनसीडी है, मधुमेह एनसीडी रोग है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर मधुमेह आता है, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट बात करते हैं, पहला टॉपिक हमारा कौन सा, पहली बीमारी कौन सी है, तो मधुमेह के बारे में दिया। कारण, किस कारणों से मधुमेह हो सकता है, तो इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध आपकी बॉडी में, अगर इंसुलिन की कमी है, प्रतिरोध की कमी है, तो आप एनसीडी यानी कि मधुमेह के शिकार हैं, आप मधुमेह से ग्रसित हैं,
ठीक है। प्रकार की बात करते हैं कि किन किसके प्रकार होते हैं, तो टाइप 1 में स्व प्रतिरक्षा हो गया और टाइप 2 में हमारा जीवन शैली से संबंधित। मतलब दो तरीके से आपको हो सकता है, एक तो हो सकता है आपकी जीवन शैली से संबंधित, अगर आपका खाने पे कंट्रोल नहीं है उसके कारण आपको ये रोग हो सकता है। पहला हो गया कि आपकी जो स्व प्रतिरक्षा प्रणाली है वो अगर ठीक नहीं है तो भी आपको ये मधुमेह हो सकता है। लक्षण की बात करते हैं कि लक्षण क्या क्या है, इसके लक्षणों की बात करेंगे हम। अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना या थकान या फिर धुंधली दृष्टि, ठीक है। अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे पा रहा है तो आप मधुमेह से ग्रसित है। साथ ही साथ अगर आपको प्यास ज्यादा लग रहा है, ठीक है, या फिर आपको बार बार पेशाब आ रहा है तो ये भी हमारे क्या मधुमेह का ही एक पार्ट है, ठीक है। अगला है इसकी अवधि, उष्मायन अवधि की बात करते हैं तो कोई विशिष्ट उष्मायन अवधि नहीं होती है, समय के साथ साथ ये धीरे धीरे विकसित होता है, ठीक है। इसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, ये टाइम के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे डेवलप होता रहता है, ठीक है। पहला मामला कब निकल कर सामने आया था, पॉइंट को यहाँ पर जितने भी पहले मामले के पॉइंट है ना आप इसको इंपॉर्टेंट कर लो कि एग्जामिनर हमसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, सीयूटी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपके निकल कर आने वाले हैं। पहला मामला 1515 ईसा पूर्व की मिस्र की पांडुलिपियों में वर्णित की गई है। तो हो सकता है प्रश्न यहां से ऐसे बना ले एग्जामिनर कि मिस्र की पांडुलिपियों में किस प्रकार की बीमारी का वर्णन किया गया है, तो आप बताओगे क्या, मधुमेह का, ठीक है। मधुमेह के बारे में वर्णन किया गया है 1550 ईसा पूर्व, ठीक है, मिस्र की पांडुलिपियों में। अगला है रोकथाम की हम इसको कैसे रोक सकते हैं, है ना, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो स्वास्थ्य आहार के द्वारा हम अच्छा भोजन करेंगे, नियमित एक्सरसाइज करेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, डेली लाइफ के लिए डेली एक्सरसाइज करेंगे। साथ ही साथ वजन प्रबंधन का भी हम यहाँ पर वजन से रिलेटेड हम अपने बॉडी वेट को मेंटेन कर रखेंगे, ठीक है। तो ये मधुमेह के बारे में ओवरऑल था। अगला है हमारा हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, उच्च रक्तचाप, ठीक है, उच्च रक्तचाप। तो इसके लिए सबसे पहले कारण की बात करते हैं। कारण क्या है, किन कारणों से हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, तो अनुवांशिकी कारक, तनाव, खराब आहार, व्यायाम की कमी, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, बेकार भोजन आप करते हो, ठीक है, खराब आहार, आप स्ट्रेस में रहते हो, ठीक है, और कभी कभी आपको ये आपके माता पिता से भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है। लक्षण, किन किन लक्षणों के कारण ये होता है, तो प्राय लक्षणहीन, गंभीर मामलों में सिर दर्द, चक्कर आना, अगर आपको बहुत ही गंभीर मामलों में सर में दर्द हो जाता है, आपको चक्कर आते हैं, तो ये सारे हमारे हाई ब्लड प्रेशर का ही एक पार्ट है, ठीक है। उष्मायन अवधि की बात करते हैं तो क्या इसकी भी कोई विशिष्ट उष्मायन अवधि नहीं होती है, ठीक है, ये वर्षों में विकसित होता है, ठीक है। साथ ही साथ पहला मामला, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला मामला, पहला केस कहाँ दिखा गया था, तो 20वीं सदी की शुरुआत में एक चिकित्सा स्थिति के रूप में पहचाना गया था, ठीक है, 20वीं सदी आपको याद रखना है ना। रोकथाम, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, तो कम नमक वाला हमें भोजन करना है, हमें ज्यादा सॉल्टी खाना खाना नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है, तनाव प्रबंधन को, स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी फोकस करना है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्रेशन की, यानी कि अवसाद की। अवसाद को हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, है ना। तो डिप्रेशन के लिए क्या, इसके क्या कारण है, ठीक है, डिप्रेशन के कारण क्या क्या है, तो आनुवांशिक ये हो सकता है आपको अपने माता पिता से मिली हो, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारक इसके हो सकते हैं। लक्षण, दूसरा पॉइंट है लक्षण, किन किन लक्षणों के कारण हो सकता है, एग्जामिनर किसी भी बीमारी के बारे में हो सकता है आपसे वो लक्षण पूछ ले, हो सकता है वो आपसे पहला मामला पूछ ले या फिर आपको उसके कारण भी पूछ ले। तो वीडियो को बहुत अच्छे से आपको देखना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बैक करके देखो, लेकिन एंड तक जरूर बने रहो। लगातार उदासी, रुचि की कमी, नींद में गड़बड़ी, आपका किसी चीज में काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, इन सारी चीजों से आप डिप्रेशन में जा सकते हो। आप प्रॉपर नहीं मतलब आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें ना अवसाद यानी कि डिप्रेशन का कारण बनती है, ठीक है। उष्मायन अवधि, उष्मायन अवधि की हम बात करते हैं तो क्या अवधि है इसकी, तो इसकी भी कोई विशिष्ट उष्मायन अवधि नहीं होती है, ठीक है। लक्षण सप्ताहों में या महीनों में धीरे धीरे विकसित होता है। आपके देखो, अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो आपके पापा जो हो सकते हैं वो डिप्रेशन में आ जाए कि यार इसके तो मार्क्स नहीं आए, इसको कॉलेज नहीं मिलेगा, अब मैं क्या करूं, इसका क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, आपके पेरेंट्स डिप्रेशन में आ जाएंगे। अच्छा, एक एग्जाम्पल हमारे पास ये निकल कर आता है कि अभी 12th वाले बच्चों का एग्जाम है, क्लियर। अब 12th वाले बच्चों का तो एग्जाम है, अब जब जैसे जैसे ये महीना बीतेगा, जैसे जैसे जो रिजल्ट की जो डेट सामने आएगी ना, आप आधे से ज्यादा बच्चे, 100 में से 80 बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है। खासकर तो साइंस वाले डिप्रेशन में जाएंगे, है ना। आर्ट्स वाले तो मौज मस्ती में रहते हैं, उनको पता है कि पास हो जाएंगे,
50% नंबर आ ही जाते हैं आर्ट्स वालों के, साइंस वाले बच्चे थोड़ा ना डिप्रेशन में चले जाएंगे, है ना, उनको लगेगा यार मार्क्स नहीं आएगा तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं होगा। सीयूटी में अगर आपके मार्क्स, अगर आपका पेपर बेकार गया है तो आपको एक चिंता सताएगी कि यार सीयूटी मेरा बेकार गया है, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता है ना, तो इस तरीके से आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ऐसा होता भी है। अभी आईपीएल चल रहा है तो चेन्नई अभी हार रही है ना, अभी 1-2 मैच जीती है उसने शायद, तो आधे जो चेन्नई के जो फैन है आधे तो वो डिप्रेशन में है, ठीक है, कि यार ये चेन्नई हारी है, आपको क्या लेना देना उससे, चेन्नई है मतलब खेले या ना खेले, अच्छा खेले बेकार खेले, आप अपना काम करो, आप अपनी मौज मस्ती में रहो। आधे डिप्रेशन में चले आते हैं कि थला ने रन नहीं बनाया, थला फॉर अ रीजन, रन ही नहीं मारता है धोनी, तो आधे तो लोग वैसे ही डिप्रेशन में चले आते हैं। तो डिप्रेशन के बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है लोगों के, तो आपको ये समझना है, ठीक है। पहला मामला, पहला मामला कब आया था, तो 2000 ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलानकोलिया के रूप में दर्ज हुआ था। ये वर्ड ध्यान में रखना है, मेलानकोलिया, ठीक है, मेलानकोलिया डिप्रेशन के लिए वर्ड ये कौन सा यूज रखना है। पहला मामला 2000 ईसा पूर्व में, कहां पे, तो मेसोपोटामिया के मेलानकोलिया ग्रंथ में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रोकथाम, हम इसको रोक कैसे सकते हैं, तो आपको रोकने के लिए क्या, तो मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता परामर्श ले सकते हो, जीवन शैली प्रबंधन। अगर धोनी की टीम हार रही है तो आप आरसीबी को सपोर्ट करो, आरसीबी की टीम हार रही है तो आप मुंबई को सपोर्ट करो, मुंबई की टीम हार रही है तो आप हैदराबाद को सपोर्ट करो। तो आपको क्या है, आपको तो इंजॉयमेंट लेना है, आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, आप इंजॉयमेंट करो, ठीक है। धोनी रन नहीं मारा तो आप क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो, ठीक है। तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप परामर्श ले सकते हो अपने से बड़े का, टीचर का, या फिर अपने ऐसे दोस्त का जो आपको समझता हो, आप उससे परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों से आप अपना, और जैसे सीयूटी वाले बच्चे अगर नहीं निकला एग्जाम तो दूसरी चीजों में अप्लाई करो, दूसरे कोई कोर्स में अप्लाई करो, अगले साल फिर से सीयूटी का एग्जाम दो, डिप्रेशन में क्यों आना। क्लियर है सभी को, तो ये हमारा डिप्रेशन था। आगे बढ़ते हैं, अब हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कैसे ऐसे, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे भारत में स्कूली स्वास्थ्य सेवा, स्कूली के बच्चों के लिए, मतलब ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बेसिकली स्कूल के लिए बनाए गए थे, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए इन सेवाओं को रखा गया था। क्या पॉइंट्स है इसमें देख लेते हैं एक बार, कि मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। प्रश्न आ सकता है सीयूटी में कि स्वास्थ्य सेवाओं को क्यों बनाया गया था, तो स्वास्थ्य सेवाओं को भारत के, ठीक है, भारत में स्कूली स्वास्थ्य सेवाएं स्कूल के बच्चों को मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, ताकि निवारक, प्रोत्साहनकारी, उपचारात्मक स्वास्थ्य की सेवाएं उनको दी जा सके, ठीक है, उनको इन सारी चीजों की सेवाएं दी जा सके। साथ ही साथ इन सेवाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि छात्र जो है वो, जो छात्र है वो हमेशा स्वस्थ रहे, ठीक है, शैक्षिक गतिविधियों में अच्छे रूप से भाग ले सके। अब स्वस्थ रहेंगे तभी तो जो शैक्षिक गतिविधियां है, जो इन्वायरमेंट है उसमें वो अपने आप को भाग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब हम इसकी बात करते हैं प्रारंभ और विकास के बारे में, कि मतलब इसका प्रारंभ कब हुआ था और विकास का प्रोसेस क्या है, मतलब कि इसका प्रारंभ और इसके विकास का प्रोसेस क्या है। तो देखो 1909 यानी कि 1909 में, पहला पॉइंट क्या, 1909, हर एक डेट्स को आपको याद रखना है। तो 1909 में क्या, कि भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत 1909 में हुई थी। प्रश्न आ सकता है सीयूटी के एग्जाम में फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए, कि बताओ भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो जहां पे भी आप 1909 देखोगे वहां पर आप आंख बंद करके टिक कर देना, ठीक है। तो 1909 में हुई थी जब स्कूली बच्चों की पहली चिकित्सा जांच बड़ौदा, ठीक है, जिसको हम अभी वडोदरा कहते हैं, ठीक है, बड़ोदरा कहते हैं, उसमें की गई थी, ठीक है। तो पहली चिकित्सा जांच कहाँ हुई थी, ये भी प्रश्न आ सकता है, कहाँ हुई थी, तो बड़ौदा में, जिसको हम वर्तमान में वडोदरा कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो, बहुत क्वेश्चन है यहाँ से आ सकते हैं एग्जाम में। दूसरा है 1946, दूसरा पॉइंट क्या है, 1946 हमारा दूसरा पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कि भोरे समिति, यहाँ पे भोरे समिति एक समिति का नाम है जिसका नाम है भोरे समिति, आपको ये याद रखना है। भोरे समिति की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं की अविकसित स्थिति पर प्रकाश डाला गया और स्कूलों में व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। अब ये भोरे समिति क्या है, इसको हम अभी आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे कि भोरे समिति क्या है। बस आप याद रखो 1946 का पॉइंट क्या कहता है, भोरे समिति से रिलेटेड है। भोरे समिति को हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में। तीसरा पॉइंट 1961
तो 1961 क्या कहता है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित स्कूल स्वास्थ्य समिति में छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच, ठीक है, और स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यान्वयन की सिफारिश की गई। अब बच्चों को स्वास्थ्य रखने के लिए कुछ सिफारिशें की गई, जैसे कि उनकी नियमित जांच हो, ठीक है, नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाए बच्चों को स्कूल के अंदर नियमित रूप से। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, 1961 के पॉइंट में काउंट की जाएगी। अगला पॉइंट क्या है कि 1996, तो 1996 का पॉइंट क्या कहता है कि छात्रों को नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण याद रखना है आपको, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट हाईलाइट कर लो, क्या कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्कूल स्वास्थ्य योजना, ठीक है, उसको शुरू किया गया था। तो 1996 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजना को शुरू किया गया था। प्रश्न आ सकता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था भारत के अंदर, तो 1961, जहां पे भी आप 1996 देखो टिक कर देना, 1996। क्लियर है, इतना आप सभी को क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके सीयूटी के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा भोरे समिति। मैंने आपको बताया ना कि भोरे समिति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भोरे समिति क्या होती है, देखो भोरे समिति जिसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि भोरे समिति को हम दूसरा कौन सा नाम है, भोरे समिति का दूसरा नाम कौन सा है, तो हमारा इसका दूसरा नाम है स्वास्थ्य, ये आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति, ठीक है, विकास समिति, ये हमारा भोरे समिति का दूसरा नाम है। ठीक है, तो भोरे समिति को दूसरे इस नाम से जाने जाते हैं। भारत सरकार द्वारा 1943 में इसको स्थापित किया गया था। 1943 में भोरे समिति को कब स्थापित किया गया था, 1943 में। भोरे समिति का दूसरा नाम क्या है, तो स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। इस समिति का उद्देश्य था कि भारत के स्वास्थ्य का आकलन करना, मतलब भारत के स्वास्थ्य का हमें क्या करना है, हमें आकलन करना है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए सुधारों की सिफारिशों को करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य अच्छा, भोरे समिति का उद्देश्य क्या था, भोरे समिति आप लोगों ने पढ़ लिया, 1943 में लाया गया था, प्लस इसका दूसरा नाम क्या है, तो स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति इसका नाम है, सेकंड नेम है। उद्देश्य क्या क्या है, तो रोगों के बारे में पता लगाना, कि जो भी रोग है उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में पता लगाना, स्वास्थ्य का प्रचार करना, दूसरा पॉइंट, रोगों का निवारण करना, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना, रेफरल सेवाएं, और साथ ही साथ स्वास्थ्य पर्यावरण। तो ये मेरा भोरे समिति के उद्देश्य बहुत अच्छे। इस टॉपिक से आ सकते हैं 1-2 प्रश्न कि भोरे समिति कब स्थापित की गई भारत में, तो 1943 में की गई। भोरे समिति का दूसरा नाम क्या है, तो स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा सरकारी योजनाएं। अगला टॉपिक निकल कर आता है सरकारी योजनाएं। तो सरकारी योजनाएं क्या होती है, इसको एक बार हम लोग ध्यान में रख लेते हैं। सरकारी योजनाएं, ठीक है, अब देखो सरकारी योजनाएं में क्या, तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, 2008, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, 2014, मतलब सरकारी योजनाओं में ऐसी योजनाएं जो सरकार के द्वारा लाई गई थी भारत के बच्चों को स्वास्थ्य का विकास करने के लिए, उन सब के बारे में है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2008, दूसरा पॉइंट राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कब, 2014, तीसरा पॉइंट आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम 2020, ठीक है, अभी रिसेंटली 2020 में कौन सा, आयुष्मान भारत स्कूल कार्यक्रम और कल्याण कार्यक्रम। फोर्थ पॉइंट, तो ये हो गया हमारा भोजन योजना, ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है, मिड डे मील स्कीम 1995, मिड डे मील स्कीम 1995, उसके बाद आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2020, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2008। तो ये सारे 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट आपको सरकारी योजनाओं में याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। देखो सीयूटी का नया सिलेबस है, न्यू सिलेबस को अकॉर्डिंग ये चीजें आपको कराई जा रही है। वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को जरूर लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, उन दोस्तों को शेयर कर दे जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन को अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ऐड किया है। खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, अगला है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील स्कीम के बारे में। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, इसमें क्या आपको ऐड करना है, तो देखो
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्कूली बच्चों की पोषण स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मध्याह्न भोजन भोजन कार्यक्रम, ठीक है ना, भोजन पोषण बच्चों के लिए, ठीक है, तो बच्चों की पोषण की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई थी। महत्वपूर्ण पहल थी ये, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त करने में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कार्य दिवसों में मुफ्त दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने में कारगर साबित होता है। अभी भी दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों में फ्री में बच्चों को खाना दिया जाता है, गवर्नमेंट स्कूलों में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ डेट्स के बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995, ठीक है, 15 अगस्त 1995 फर्स्ट डेट क्या कहता है कि भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर शुरू किया, जिसे आमतौर पर मध्याह्न भोजन योजना के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो कब शुरू किया गया था? तो 1995, पूरी डेट क्या थी? 15 अगस्त कर दी गई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, 2001, सन 2001 में क्या? तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए सभी राज्यों में योजना को अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब सभी राज्यों में जो भोजन होगा वो अनिवार्य रूप से दिया जाएगा, किस डेट के अनुसार? तो 2001 के अनुसार, ठीक है, 2001 के अनुसार। अगला है सितंबर 2021, तीसरा पॉइंट, तो इस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है, इस योजना का नाम हमने चेंज कर दिया। अब हमने क्या रख दिया? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है, जिससे इसका कवरेज प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के अलावा पूर्व प्राथमिक स्तर के छात्रों को भी शामिल कर लिया गया। तो छात्रों की जो क्वांटिटी थी, मतलब छात्रों की जो लेवल था, उस लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों के अलावा ये छात्रों को भी दिया जाने लगा, ठीक है, इतना आता है हमारा। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो होती है वो खत्म हो जाती है ना। सीयूटी वाले बच्चों के लिए टॉपिक यूनिट फर्स्ट का सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस करा है आज, ठीक है, और ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है, और इस वीडियो को लाइक करो और आप सभी अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, और बहुत जल्द हम सेकंड यूनिट को भी कवर कर लेंगे। सारे यूनिट आपके एग्जाम से पहले कवर करा दिए जाएंगे, है ना, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आप सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी इंस्टाग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ आपके एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, तो फॉलो करना ना भूले और वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, और बहुत जल्द मिलते हैं आप सभी से। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।